नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत तंत्र। भारत तंत्र में आज हम बात करेंगे कि भारत को सुपर पावर कैसे बनाया जाए। जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो आपके जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या हम सैन्य शक्ति के रूप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ हम सैन्य शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हों, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हो, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका पंजाब केसरी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, हम बात भी यही कर रहे हैं कि जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर हम कह रहे हैं कि जो हम कैसे वैश्विक स्तर पर यानी कि हम पावरफुल या सुपर पावर कैसे बनेंगे, तो इसमें जब बात आती है सुपर पावर बनने की तो सबसे जो जरूरी है कि क्या हम उस स्थिति में अभी हैं कि हम सुपर पावर बनने के ओर अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल हम उस स्थिति में हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत ही एकमात्र सभ्यता है जिसकी जड़ें बहुत पुरानी है और हमारी पुरानी जड़ों की वजह से, हमारे पुराने मूल्यों की वजह से, हमारे पुराने संस्कारों की वजह से इस विषम परिस्थिति में भी एक ओपन, ट्रांसपेरेंट या प्रजातांत्रिक ढांचा जो है वो कामयाब हुआ है। तो मुझे भरोसा है भारत के अपने पुराने मूल्यों पे। और हम भारत तंत्र की बात इसी वजह से करते हैं कि न तो हम चीन की तरह हैं, न पश्चिम की तरह हैं। तो ये जो पश्चिम का तंत्र है उसको हम सस्टेन तो कर रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक अपना भारत के हिसाब से एक तंत्र बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ों का मिश्रण है। तो हमें अपनी आप को समझना है, इस परिस्थिति को समझना है, अपने लक्ष्यों को समझना है और इसके बाद हम एक पूरा प्रशासनिक और सामाजिक दोनों तंत्र बनाएं और आर्थिक, ये सारे तंत्र को मिला के बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हम अपने आप में, हमें किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में इतने सक्षम और सशक्त हों कि हमारे भीतर की जो बातें हैं, हमारी जो खासियत है वो दुनिया उससे सीखे और हम उनको ज़बरदस्ती नहीं सिखाएं। और हम इतने शक्तिशाली भी हों कि दुनिया को भी हम बेहतर बनाने में एक मजबूत योगदान दें। तो मैं सोचता हूं कि भारत के पास सब कुछ है इस शताब्दी में कुछ ऐसा नया कर गुजरने का जिससे पूरा मानव इतिहास ही बदल जाए। जी सर, ये जानना चाहते हैं कि अगर हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं तो क्या ढांचेगत रूप से क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि हम बहुत तेजी से भारत जो है वो सुपर पावर बने। देखिए, करीब इस बात पे तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी वर्षों से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन 2011-12 के हिसाब से मैंने कई बार जिक्र किया है इंडोक्रेसी या भारत तंत्र का, जो मैं मेन कॉन्सेप्ट पेपर लिखा था उसमें मैंने कई जगह परिवर्तन की बात कही थी। और जब मैं एनडीसी का प्रोग्राम कर रहा था तब भी मैंने लिखा था गवर्नेंस एज बेडरॉक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और उसमें गवर्नेंस का मतलब मैं सरकार और समाज दोनों में परिवर्तन की बात कर रहा था और दोनों में किस सहयोगिता की भी बात कर रहा था। मैं परसुएशन और कोअर्शन दोनों की बात कर रहा, थोड़ा सा कोअर्शन लेकिन ज़्यादा परसुएशन की बात कर रहा था। तो इसमें जो है मेरा मानना है कि आज की तारीख में मैंने कई दफ़े कहा कि दो जगह परिवर्तन सबसे अधिक जरूरी है। पहला है राजनीतिक दलों में परिवर्तन, दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन। और इन दोनों की परिवर्तन की वजह से ही, इसी में परिवर्तन होगी तो उससे बुनियाद बनेगी हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ढांचे में परिवर्तन, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, कि हमारा फोकस क्राइम के बाद जाने की बजाय क्राइम प्रिवेंशन पे होना चाहिए। फिर परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं, मैं परिवर्तन आर&डी इंस्टीट्यूशन के फोकस और ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं। जो ये परंपरागत रूप से जो हमारा जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम चला आ रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है, बहुत सख्त बदलाव की जरूरत है। देखिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में दुनिया के ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले सबसे तेज दिमाग के लोग हैं, सारे नहीं मगर कुछ बहुत ही तेज दिमाग के लोग हैं। और दुनिया की ब्यूरोक्रेसी में इतने तेज दिमाग के लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो पूरा ढांचा बनाया गया था वो ढांचा बना था, एक कॉलोनियल पावर ने बनाया था कि कुछ लोगों के जरिए, कुछ लोगों के माध्यम से पूरे व्यवस्था को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसका दूसरा देखने का तरीका यह है कि कुछ लीडर्स हम क्रिएट कर रहे हैं और उसके जरिए ये लीडर्स जो है इंस्पायर करेंगे और सिस्टम के में स्टील फ्रेम की तरह बने रहेंगे। लेकिन जब बाजार की स्थिति आती है और जैसे जैसे समय बदलता है तो पूरा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बदल गया है और बाजार की स्थिति में नए दबाव आ रहे हैं। तो इसमें ये ढांचा जिसमें कुछ लोग ऊपर से पैराट्रूप करते हैं या जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, वो आज के लिए उपयुक्त नहीं है। यह 18वीं शताब्दी का ढांचा है और आज की तारीख में पूरा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो मैं समझता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी में
रिक्रूटमेंट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, उनके इंसेंटिव से लेके, उनकी ऑटोनॉमी से लेके हर चीज में परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में भी कंपटीशन होना चाहिए। एप्टीट्यूड के हिसाब से लोग आए और परफॉर्मेंस को जो मेजर करने का तरीका है, जो इंसेंटिव देने का तरीका है, वो भी अलग हो। लेकिन मैं इसके बाद ये कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी में भी परिवर्तन एक स्टैंड अलोन परिवर्तन नहीं होगा। उसके परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के ढांचे में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ढांचे में और जो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके ढांचे में परिवर्तन करें। तो ब्यूरोक्रेसी तो फोकस रहना चाहिए। इसी वजह से हम भारत तंत्र की बात कर रहे हैं कि पूरा समूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर हैं, यह जो है भारत को सुपर पावर बनने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके कई एक पहलू हैं कि मैं समझता हूं कि जो थैचरिज्म और रिगोनॉमिक्स की बात हुई 70 और 80 के दशक में, विश्व ने एक गलत टर्न ले लिया। क्योंकि जो सोवियत इकोनॉमी या रशियन इकोनॉमी जो कह सकते हैं, या जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज रही, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इनिशिएटिव को कर्व कर दिया, इंटरप्राइज को कर्व कर दिया। जब इनिशिएटिव और इंटरप्राइज को कर्व करते हैं तो नेचुरली समाज का जो पूरी क्षमता है वो कुचल के रह गई। लेकिन इनिशिएटिव को तो आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, जहां पे हमारे जैसे देश में प्राइवेट सेक्टर की मूल बुनियाद जरूर लीडरशिप है, मूल बुनियाद जरूर विजन है, मूल बुनियाद जरूर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारा प्राइवेट सेक्टर ठीक से रेगुलेट नहीं होता। वो पॉलिटिकल सपोर्ट पे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज पे काफी हद तक आता है। और ये लाले की दुकान वाला जो सिंड्रोम है वो बन गया है, जो कि मैं नहीं कहता कि दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन हमें अगर सुपर पावर बनना है तो हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को तो हार्नेस करना ही होगा कि इनिशिएटिव का फ्रीडम दें। लेकिन क्या ये एक फैमिली ओन्ड इंस्टीट्यूशन में रहे? मुझे इस पे बहुत शक है। मैं सोचता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी बहुत समय आ गया है कि ये कॉर्पोरेशन की तरह बने। इसमें लीडरशिप भी जो है मेरिट के बेसिस पे आए। निश्चित रूप से जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, एक कंपनी खोला, कुछ किया, उनको प्रेफरेंस, पूरी लाइफ लॉन्ग प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन इस ढांचे में बहुत सारी कमी है। और सबसे बड़ी कमी मैं आपको ये एक दफे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो फंडामेंटल रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च में चाइना आगे चला गया है अमेरिका से, क्योंकि सब कुछ जो है इनोवेशन पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल रिसर्च में पूरा प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की वजह से वो फंडामेंटल रिसर्च पे इनोवेट नहीं कर पा रहा है, जबकि चाइना ने वहां पे स्टेट स्पॉन्सर जो रिसर्च मैं कह रहा हूं, इनोवेशन की बात करें, तो वहां चला गया है, वो आगे हो गया है। और दूसरा जो है, प्रॉफिट की वजह से हिंदुस्तान में ये है कि कोई जो है डिविडेंड्स पे या मैसिव इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बच्चों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरी जगह बड़ी हाई क्वालिटी लीडर्स है उनको खत्म कर दिया जाएगा। और समाज में जब विषमता बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो समाज को घातक रूप से कमजोर कर देता है। तो ये बीमारी अमेरिका के समाज में भी आ गई है, और ये बीमारी हम गरीब होने के बाद हमारे समाज में आ गई है। तो मैं सोचता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के इस ढांचे में बहुत सोच समझ के परिवर्तन की जरूरत है। और प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े लीडर्स हैं उनको इसमें पहल लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है भारत को हमारी परिस्थितियों में बहुत बहुत गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है। तो सर, आपको नहीं लगता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? हालांकि उसमें हम कुछ बेहतर हुई है भारत की स्थिति पहले के मुकाबले, लेकिन और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ये आपको नहीं लगता है? 100% रूप से बेहतर करने की जरूरत है। मैं प्राइवेट इनिशिएटिव को, प्राइवेट को मैं बहुत चाहता हूं कि उनको इंकरेज किया जाए। एक इतना ट्रस्ट, विश्वास मूलक जो है समाज में और अर्थव्यवस्था में माहौल बने कि जहां जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो भी छोटे इनिशिएटिव ले रहे हैं, उन लोगों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं हो। और सरकार में जो लोग हैं वो आके उनकी मदद करें कि भाई आप देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने कहा, उस कॉन्ट्रडिक्शन में देखिए चाइना में और भारत में क्या फर्क है कि चाइना में भी करप्शन है। मैं नहीं कहता कि करप्शन होना चाहिए, करप्शन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना में करप्शन होने के बाद ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है, तो वो आगे पीछे कर करा के अपने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मजबूत करते हैं। भारत में जो ये है तरीका है, तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो रेंट कलेक्ट करता है, जो अलग अलग तरीके से सरकार के बैंक को, देखिए हमारे बैंक में जितने बैड कॉर्पोरेट डेट्स हैं दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में किसी में इतने नहीं है। तो कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर में तो कमी है लाले की दुकान होने की वजह से। दूसरा, हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें जरूर अपना रेंट कलेक्ट करता है, उसके बड़े अपने सारे इश्यूज हैं। पॉलिटिकल क्लास के बारे में कहा जाता है कि वो भी रेंट कलेक्ट करता है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत तंत्र में सारे जगह बदलाव की जरूरत है। 100% ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि कोई आदमी एक ईमानदारी से कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन ये बात इस व्यवस्था में, इस प्रजातंत्र के, पश्चिमी प्रजातंत्र की इस व्यवस्था को जो भारत में हमने इंजेक्शन के रूप में लागू कर दिया है, इसमें संभव ही नहीं है, आप कुछ भी क्यों ना कर लें। इसीलिए मैं भारत तंत्र की बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ इंडियन ब्यूरोक्रेसी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल यानी राजनेता जो हैं भारत के, वो ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, मैं तो कहता हूं कि पूरे पॉलिटिकल स्पेस को कार्टलाइज कर दिया गया है, इस तरीके से कार्टलाइज किया गया है कि जैसे मैंने वंशवाद की बात कर रहा हूं, मैं तो वंशवाद कह रहा हूं कि न तो प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, न पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, न ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, न किसी सिनेमा सेक्टर में होना चाहिए, न मीडिया सेक्टर में होना चाहिए। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे करके, ऐसी बात नहीं कि ये लोग हमेशा से एलीट रहे हैं, जनता से ही लोग आने के बाद इन लोगों ने ऐसा कार्टलाइज कर दिया है कि पॉलिटिकल स्पेस में प्रधानमंत्री मोदी का आना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। लेकिन इस परिवर्तन का कोई विशेष लाभ जो है, बहुत ज्यादा लाभ मिल नहीं पाया पूरे देश को। तो 100% आपसे मैं सहमत करता हूं कि ये जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को भी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के जितने स्टेक होल्डर क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के लीडर हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लीडर हो, चाहे फॉर्मर ब्यूरोक्रेसी के लीडर हो, चाहे वो जुडिशियल लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, इन लोगों ने कभी इस तरीके से सोचने की जहमत या परेशानी नहीं उठाई। और जिन लोगों ने सोचने की परेशानी उठाई या जिन लोगों ने सोचने का प्रयास किया, उनको खत्म कर दिया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भारत तंत्र का जो मूल्य मैंने लिखा था, उसको बहुत आपराधिक तरीके से भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने, जो प्रधानमंत्री के तथाकथित विश्वास पात्र बने हैं, उन्होंने चोरी किया, ये किया और उसको खत्म कर दिया। उस डॉक्यूमेंट को, जो भारत तंत्र का मूल मैंने लिखा था, वो आज तक जो है कुछ, मैं नहीं कहता सरकार के कब्जे में है, सरकार के कुछ अफसरों की बेईमानी की वजह से, उनकी गलत नीयत की वजह से भारत तंत्र के उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया, उसको चुरा के वो रखे हुए हैं, इलीगल कब्जे में रखे हुए हैं। जी सर, जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो एक हमारे जहन में आता है कि भारत जब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बन जाता है, तब तक वो सुपर पावर किस काम का? अगर हम सुरक्षा परिषद के ही अस्थायी सदस्य नहीं तो हैं, तो हम भारत सुपर पावर कैसे बनेगा? और जब ऐसी स्थिति में, हालांकि हाल के वर्षों में जब देखिए तो आप वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो ये भारत की छवि बेहतर हुई है, इससे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता लेने में भारत को कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, दुनिया में हम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, ताकत जो है वो एक वास्तविकता है और अच्छे लोगों को ताकतवर होने की जरूरत है। तो जो हम लोगों ने दिया, हमें किसी फायदे नफा नुकसान के हिसाब से हम लोगों को नहीं देना चाहिए था। ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत का चरित्र ऐसा है कि हम जब कमजोरी में भी रहते हैं, हम परेशानी में भी रहते हैं, हमारे पास कुछ भी है, हम उसे अपने सारे दुनिया के जो हमारे भाई बहन हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सबके साथ मिल बांट के करना चाहते हैं। तो ये हमारे चरित्र का परिचायक है। तो इसकी वजह से हमारी गुडविल तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बातों को करने से ही आपको लोग मान लें, ये होता नहीं है। क्योंकि दुनिया में ताकत जो है, पैशाचिकता या पाशविकता या दानवीयता, ये हकीकत है। कभी कभी वो मानवीयता के लिबास में भी छुप के बैठी रहती है। तो दुनिया में जो दूसरी ताकतवर लोग हैं, वो इस बात को बिल्कुल अपोज करेंगे, वो किसी न किसी तरीके से खत्म करेंगे। और मैं समझता हूं कि सिर्फ अच्छी बातों से बात नहीं बनेगी, हमारे पास ताकत होना चाहिए, हर तरीके से ताकत होना चाहिए। हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अगर हम ताकतवर बनते हैं तो इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया का भला होगा। तो इस बात से थोड़ा प्रोत्साहन तो मिलेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो नेशनल पावर की बात मैं करता हूं, बिना नेशनल पावर के, बिना नेशनल इन्फ्लुएंस के, बिना नेशनल क्लाउड के, ये स्थायी सदस्य मिलना मुश्किल होगा। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा कि हमें इतना मजबूत बन जाना चाहिए कि स्थायी सदस्य बने या नहीं बने, दुनिया हमें मानने को तैयार हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इसमें नहीं रुकूंगा, स्थायी सदस्य का होना इस बात के परिचायक है। आज हम फ्रांस से, ब्रिटेन से, इन लोगों से ज्यादा मजबूत देश हैं, ज्यादा हमारी अहमियत है। तो इन तमाम देशों को मिलकर भारत को लाना चाहिए, लेकिन भारत को भी हर तरीके से प्रयास करते रहना चाहिए। और एक समय के बाद जो है, दुनिया मानने पे मजबूर हो जाए कि जिस सुरक्षा परिषद में भारत नहीं है, उस सुरक्षा परिषद का महत्व कम हो जाता है। तो हमें उस स्तर पे जाने की जरूरत है। उसका हम एक और उदाहरण सर ये देना चाहते हैं कि अभी जो कोरोना काल में जो है, भारत ने लगभग 100 से ज्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन का सप्लाई किया है।
तो ऐसी स्थिति में जब हम मानवता को लेकर इतना आगे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी जब हम सुरक्षा परिषद में नहीं है, तो बाकी देशों को भी सोचने की जरूरत है कि अगर सुरक्षा परिषद में भारत का नहीं होना जो है वह एक तरह से सुरक्षा परिषद को भी कमजोर कर रहा है। आप एकदम सही कह रहे हैं प्रवीण जी कि ये जरूर है, बाकी देशों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूं कि उसके साथ साथ जो दुनिया की वास्तविकता है कि कोई सोचे या नहीं सोचे, हम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि बाकी देश थोड़े भयभीत भी हों, कहे कि नहीं ये जो है भारत का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है चैरिटी या गुडविल के जरिए जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, अच्छी बातों के लिए भी ताकत का होना जरूरी है, और इसीलिए मैं देश के स्टेक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर्स हो, चाहे वो मीडिया के लीडर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स हो, कि देखिए इस बात को समझिए, अगर आप भी मजबूत होकर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात है कि आपका देश हर रूप से शक्तिशाली हो, क्योंकि दुनिया में कहीं न्याय सत्य नहीं होता है और हम ही न्याय और सत्य के पुजारी हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहीं कोई समझौता, कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है हमारे जो पुराने परंपरागत धर्म की परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ लोगों के गुडविल से नहीं होगा, हमें कॉम्प्रिहेंसिव पावर, ऑल राउंड पावर, डायरेक्ट पावर, इनडायरेक्ट पावर साथ में होना चाहिए, और इस पावर का इस्तेमाल पूरे धर्म की जो परिभाषा है, जो धर्म की समझ है, उसी के तहत होना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि एक तरफ हम सुपर पावर बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें मानव विकास सूचकांक हो चाहे हंगर इंडेक्स हो, इसमें हम लगभग निचले पायदान पर खड़े हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत सुपर पावर बन सकता है क्या? मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो चीनी मॉडल को का समर्थन करते हैं कि नहीं, गरीब लोगों को एकदम इररिलेवेंट करके ख़त्म कर दिया जाए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनका कोई औचित्य नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये लोग इररिलेवेंट लोग हैं, इनको हम नकार सकते हैं, लेकिन हमारा भारत में कुछ ही लोग हैं, छोटा सा तबका है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, मीडिया एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, ये मिलकर जो है अपने आप को मजबूत कर लेंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो सोच है, इससे ये संभव नहीं होगा। हमें उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए मैं भारत तंत्र की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में जो प्रजातंत्र की, पश्चिमी प्रजातंत्र के जिस ढांचे को हम लेके आए हैं उससे बहुत सी खासियत है, लेकिन ये ढांचा इस माहौल में, इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि हमारी जो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो सही तरीके से उसका हल निकाल पाए, उनको एड्रेस कर पाए। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि नहीं, इसके जरिए नहीं हो सकता है, और ये इसकी वजह हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें ये सिस्टमिक इनएडिक्वेसी है, सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक शॉर्ट कंस्ट्रेन है। मैं यही मानता हूं प्रवीण जी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो भारत तंत्र के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि भारत को कैसे सुपर पावर बनाया जाए। हम और भी मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।